नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में तेजी का रन लगातार जारी है। पिछले 8 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट्स में लगातार मजबूती के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो 25,000 के ऊपर जो बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली सोमवार को, उसके क्या मायने हैं, इस हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स हैं, क्या हम इस हफ्ते रिकॉर्ड हाई की तैयारी कर रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, वेलकम टू मनी 9। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। तो मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सोमवार के दिन रिकॉर्ड हाईज बनते हुए दिखे थे। 25,042 का इंट्राडे हाई निफ्टी ने छुआ था और 8 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और सोमवार को यानी कि हफ्ते का जो आगाज है वो भी बुलंद, बहुत ही मजबूत तरीके के साथ देखने को मिला। निफ्टी में एक समय तो 200 अंकों से ज़्यादा की रैली थी और ऑलमोस्ट 200 अंकों की मजबूती लेकर ही सेंसेक्स में निफ्टी में क्लोजिंग हुई। 600 अंकों से ज़्यादा सेंसेक्स चढ़ के बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी डबल सेंचुरी लगती हुई दिखी। 214 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 1 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी में 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है और 1 अगस्त वही दिन था जब मार्केट में रिकॉर्ड हाइस लगते हुए दिखे थे। 25,078 का लेवल देखने को मिला था और आज हमने, माफ कीजिए, सोमवार को हमने 25,042 ये लेवल छुआ था। यानी कि महज 35-36 अंक दूर हम रिकॉर्ड हाई से रह गए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए क्लोजिंग बेसिस पे तो हम रिकॉर्ड हाई पे बंद हो ही गए हैं। ऑलमोस्ट 1 अगस्त के बाद हमने जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ पे क्लोजिंग देखी है। लेकिन अंशुल सर, ये जो 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है सोमवार की, उसके क्या मायने हैं? इस हफ्ते नया रिकॉर्ड हाई आ जाएगा या फिर उसके ऊपर भी जाने की तैयारी हो रही है अब? संदीप जी, आपको याद होगा पिछले दो अपीयरेंस में आपके साथ मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि हम बाजार में नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, 24,800 के पास अटकेंगे। 2 दिन हमने वहां पे कंसोलिडेट किया और आज फाइनली हमने नियर अबाउट ऑल टाइम हाई बना लिया है। 25,078 का ऑल टाइम हाई है, 25,043 का हाई बना है। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि हम 25,000 के ऊपर आके क्लोज किए हैं, जो प्रीवियस मंथ हाई भी है। तो निफ्टी में यहाँ से तेजी बनी हुई है। ईओडी डेटा अगर देखें फ्राइडे तक का, कल का डेटा भी अपडेट नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर वेंडर थोड़ा सा लेट है। तो फ्राइडे तक का ईओडी डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे एफआईआई, और अगर फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के नेट डेटा पे देखें तो 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। जिसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डेटा जो है न्यूट्रल तक आता हुआ दिखेगा, और अगर ये डेटा न्यूट्रल यानी जीरो पोजीशन तक भी आता है तो 25,150, 25,200 हाई लाइकली टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। तो अभी भी हम यहाँ से तेजी मान के चल रहे हैं। बाई करने के लिए 24,950 एक आइडियल रेंज रहेगी, वहां कहीं मिल जाता है तो एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे डिप जिसको हम कहते हैं वो रहेगी और वहां पे बाई करके चलना चाहिए। पहला टारगेट 25,078 का रहेगा जो ऑल टाइम हाई है। वहां पे हो सकता है एक दिन अटके, लेकिन इवेंचुअली 25,150, 25,200 तक हम आते हुए दिख रहे हैं। ओके, 25,150, 25,200 तक के टारगेट्स की तैयारी अब निफ्टी के लिए होती हुई नज़र आ भी रही है। और इनफैक्ट फ्राइडे को हमने कुछ बदलाव भी होते हुए देखे थे, जहां पे ट्रेंट और उसके साथ साथ बीईएल, इनकी एंट्री अब निफ्टी में होती हुई दिखेगी और डिविस लैब और एलटीएम इंडेक्स से बाहर होते हुए नजर आए हैं। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें सर, कैनरा बैंक की एंट्री हुई है और बंधन बैंक बाहर होता हुआ दिखा है। उसका इम्पैक्ट अब बैंक निफ्टी पे देखने को मिलेगा। 51,000 की क्लोजिंग जो हमें सोमवार को देखने को मिली है, उसके क्या मायने आप समझते हैं सर? क्योंकि 51,000 की हर्डल के तौर पे मार्केट के लिए कहीं ना कहीं सामने आ रहा था। इसके ऊपर टिकना या इसके ऊपर जो क्लोजिंग हुई है सोमवार की, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब किन लेवल्स की तैयारी हो रही है? संदीप जी, मनी नाइन के लास्ट वीक के सारे अपियरेंसेस में मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि 50,850 ये लेवल है जिसके ऊपर हम निकलेंगे तो इमीडिएटली 51,600 तक की हमको रैली मिलेगी। 51,600 पे क्वार्टरली वीवैप है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है डाउनवर्ड, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगले 1-2 सत्र में हम प्रोबेबली 51,600 तो टेस्ट कर लेंगे। उसके आसपास मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां टॉप बना के रिवर्स कर जाएगा, वहां पे जाके हम 4-6 दिन कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में हम 53,000 और ऑल टाइम हाई टेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से 400, 450 पॉइंट आराम से 51,500, 600 की रेंज हम टेस्ट कर लेंगे। उस जोन में आके कंसोलिडेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, और इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये दो बैंक मुझे काफी तेज लग रहे हैं। तो स्टॉक पिक के लिहाज से भी अगर आपको बैंक निफ्टी नहीं करना है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ नहीं करना है, तो प्रॉक्सी के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक प्ले कर सकते हैं। ओके, तो कल हमारे साथ शरद मिश्रा जी जुड़े थे। उन्होंने भी यहाँ पे खरीदारी करने की राय दी थी। उनके भी जो ऑलमोस्ट टारगेट प्राइसेस हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी तेज़ी करने की राय दी थी और वैसा ही कुछ रुझान हमने मार्केट्स में सोमवार के सेशन में देखा भी है। जैक्सन हॉल से जिस तरह के संकेत दिए हैं
फेड चेयरमैन ने कि अब रेट कट की तैयारी शुरू होनी चाहिए। सितंबर की जो बैठक है 16-17 तारीख की, उसमें रेट कट तो होना लगभग तय नज़र आ रहा है। 25 बेसिस पॉइंट होगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट होगा, इसका फैसला जब यूएस की लेबर मार्केट की रिपोर्ट आएगी 6 तारीख को, शायद उसमें क्लियर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात तो ये है, बाजार पॉइज्ड हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि यूएस में अब रेट घटने शुरू हो जाएंगे और इसी साल हो जाएंगे। अब वो 100 बेसिस पॉइंट होंगे, 75 बेसिस पॉइंट होंगे या 125 बेसिस पॉइंट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सितंबर में रेट कट होना शुरू हो जाएगा। इसी को रिजॉइस हमने भी किया कल के सेशन की जहाँ तक बात है। सारे सेक्टर इंडेक्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ भी रहे थे। अगर आप पीएसयू बैंक और उसके साथ साथ मीडिया को छोड़ दें, बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स आप देखिए हरे निशान के साथ ही चढ़कर मजबूती के साथ ही बंद हुए। मेटल, रियल्टी और इसके साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी इंडेक्स इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कर रहे थे। और इसके अलावा भी अगर आप देखें कुछ सेक्टर इंडेक्स जिन्होंने मजबूती में पार्टिसिपेट किया, उसमें पीएसयू, तेल गैस, एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में भी खरीदारी का रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा था। निफ्टी में हिंडाल्को, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व ये कुछ गेनर्स थे। लूजर्स की बात करें तो बहुत कम थे। अपोलो हॉस्पिटल में एक ब्रोकरेज डाउनग्रेड आया था, उसका इंपैक्ट था। हीरो मोटो और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे कुछ आधे से 1% की कमजोरी हमने ज़रूर बनती हुई देखी है। लेकिन सर, ये जो मेटल और रियल्टी शेयरों में खरीदारी बनती हुई दिख रही है, थोड़ी लंबी चलती हुई नजर आ रही है। एक डिसाइसिव सा लग रहा है कि प्ले अब मेटल और रियल्टी में खरीदारी की ओर देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक में अगर आपके सामने रखूं तो नाल्को हुआ, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, एनएमडीसी, ये कुछ मेटल के गेनर्स हैं। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स और लोधा पिछले हफ्ते हमारे किसी गेस्ट ने रेकमेंड किया भी था शेयर, वहाँ पे भी हमने देखा काफ़ी अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे भी हैं। तो आपकी क्या राय बन रही है सर मेटल और रियल्टी स्पेस को लेकर? संदीप जी, 1 मिनट का समय लूंगा आपका। आपने डाउ जोन्स पे डिस्कस किया या यूएस मार्केट डिस्कस किया। रेट कट के साथ एक सिल्वर लाइनिंग, एक पॉजिटिव चीज ये दिख रही है कि 106 दिन का बॉक्स ब्रेकआउट आया है। 2 बार फेल करने के बाद फाइनली 40,725 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली शेक्ड आउट हैं और 41,300 पे हम खड़े हैं। बॉक्स का टारगेट 43,000 का आता है, यानी डाउ जोन्स में आप मान के चलिए कि यहाँ से अगले 1-1.5 महीने एटलीस्ट डाउ जोन्स के तौर पे आपको पॉजिटिव सिग्नल ही मिलेंगे। इधर इधर एक आध दिन वो नेगेटिव क्लोज हो, प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज हो तो अलग बात है, बट इन जनरल आपको डाउ जोन्स से यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे अगले 1-1.5 महीने, जब तक ये अपना 43,000 का टारगेट अचीव नहीं करता है। और जनरली एक कोरिलेशन रहा है कि जब डाउ जोन्स में अच्छी रैली बनती है तो मेटल स्टॉक्स धीरे धीरे करके वहां पे फोकस में आने लगते हैं। जब सेकेंड लेग ऑफ रैली आती है डाउ जोन्स में, तो ये सेकेंड लेग ऑफ रैली है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेटल का इंडेक्स भी मेरे को तेज में लग रहा है, स्टॉक्स में भी तेजी दिख रही है। और कपल्ड बाय डाउ जोन्स जो एक रेशियो बैठता है, वो वापस से मेटल्स के फेवर में आ रहा है। तो टॉप पिक मेरी जेएसडब्ल्यू स्टील है। सुबह भी मैंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कल रिकमेंड किया था, सारे अच्छे जाके बंद हुए हैं। यहाँ से भी फ्रेश बाइंग करना है तो आप जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम, ये 3 काउंटर्स में बाइंग कर सकते हैं। 7-8% की अपसाइड आती हुई दिख रही है। इसके अलावा कुछ हद तक ऑटोस थोड़े से तेज लग रहे हैं। 7 से 8% की अपसाइड नाल्को, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पे नजर आ रही है। और इसके अलावा ऑटो में भी तेजी देखने को मिलेगी। सर, उसके साथ साथ मेटल के साथ साथ मैंने रियल्टी में पूछा था, अगर वहाँ पे भी अगर आप कुछ बता पाएं। देखिए, रियलिटी पे मेरे को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। रियलिटी इंडेक्स केवल अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आई है। फ्लैग का ब्रेकडाउन था, तो मैं इसको पुल बैक की तरह देख रहा हूँ। रियलिटी इंडेक्स 1060 के ऊपर टिकेगा तो मैं थोड़ी बहुत तेजी मानूंगा। थोड़ा बहुत लोढ़ा में जरूर तेजी दिख रही है, बट सेक्टर टेलविंड ना होने के कारण इकलौता स्टॉक कितना चलेगा ये कहना मुश्किल है। लोढ़ा में एक बार पुल बैक आ रहा है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज की जो स्प्रेड है 1273 से लेके 1322 के बीच में है, तो ये जोन तक ये स्टॉक आ सकता है। 1273 तक के लिए एक बार चाहे तो लॉन्ग कर सकते हैं, बट एग्रेसिव लॉन्ग होगा। मीन रिवर्जन या पुल बैक का प्ले है तो क्वांटिटी कम रखिएगा। ठीक है, क्वांटिटी कम रखिए, लेकिन लोधा में हो सकता है कि ये तेज़ी शुरू हुई है 1273, 1322 रुपये तक जाती हुई नज़र आ भी सकती है। ऐसे कुछ तेज़ी का रुझान हमने आईटी सेक्टर में भी बनता हुआ देखा है। जैसे आपने मेंशन भी किया सर, यूएस में जो रेट कट का सिनेरियो बन रहा है, जाहिर सी बात है इससे इकोनॉमी को एक टेलविंड मिलेगा, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ आईटी स्पेंडिंग भी मजबूत होती हुई दिखेगी। और उसी का फायदा हमने आईटी शेयरों में आता हुआ देखा भी है। जैसे ही जैक्सन हॉल से ऐसे इंडिकेशंस आए हैं कि रेट कट होगा, आईटी में आप देखिए फिर से जो खरीदारी का रुझान है वो लौटता हुआ नजर आ भी रहा है। और आप देखिए टाटा एलेक्साई जैसे शेयर एक ही दिन में 7-8% का मूव एक ही दिन में देखने को मिला।
माफ़ कीजिए 11% का मूव देखने को मिला। HCL टेक में मजबूती थी, टेक महिंद्रा हुआ, LTIM हुआ, बिरला सॉफ्ट, इनमें काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं। तो अब सर अगर IT सेक्टर में ये तेज़ी का रुझान जारी रहना है, रेट कट्स तो होते ही रहेंगे अब, क्योंकि रुकने नहीं है, कम से कम इस साल में ही बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो होना लगभग तय नज़र आ रहा है। तो क्या फिर ये तेज़ी जारी रहेगी? आपको लगता है कि थोड़ी थकावट के इंडिकेशन आ सकते हैं? लेवल्स अगर आप बता पाएं इंडेक्स वाइज या स्टॉक्स वाइज। देखिए संदीप जी, अगर मैं वही फिर रिपीट करूंगा, अगर अपने तीन स्टॉक्स की टॉपिक मेरी इन्फोसिस है, लार्ज कैप में एम्फेसिस, परसिस्टेंट और साइंट मेरी मिड कैप में, तो आप कहेंगे सर तीनों स्टॉक थोड़े से चल चुके हैं, कुछ नया बताइए। इंडेक्स पे CNX IT पे प्रीवियस स्विंग हाई का पुल बैक था फ्राइडे के सेशन में, आज किकर पैटर्न के साथ क्लोज हुआ है, यानी हम फ्राइडे डे लो पे क्लोज किए थे, आज मिड के ऊपर, फ्राइडे कल के सेशन में मिड के ऊपर ओपन हुए हैं और हाई के ऊपर जाके क्लोज किए हैं। तो ट्यूसडे के सेशन में अब यहाँ से 4 दिन का फॉलो थ्रू मूव मिलता है CNX IT में। हम्म। ये तीन काउंटर जो मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा एक काउंटर है जो मेरे को अगले 5-6 दिन के लिए, या ये जो 4-5 दिन की मैं रैली कह रहा हूं, इसमें मेरे को जो टॉप पिक लग रही है वो है टेक महिंद्रा। स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्ड हुआ है, कल के सेशन में बहुत बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, और ओवरऑल देखें तो 7-8% का ओपन इंटरेस्ट 5 सेशन में बिल्ड हुआ है। तो स्टॉक में पोजीशंस बिल्ड होती हुई दिख रही हैं, ऊपर में 1800 तक का टारगेट आपको 5 से 8 दिन में मिल सकता है। कल का जो लो था ओपन लो के साथ चला है, तो कल का लो 1609 रुपए, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो 9 रुपए नीचे बफर दीजिए, 1600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 1700 रुपए का पहला टारगेट लीजिए। उसके ऊपर ये स्टॉक 1800 रुपए तक जा सकता है। तो 1700 पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, वहां पे 50% बुक कीजिए, 50% वहां से स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1800 तक के लिए प्ले करना चाहिए। अगले 5 से 8 दिन की जो रैली रहेगी IT में, टेक महिंद्रा टॉप पिक रह सकता है उसमें। टेक महिंद्रा टॉपिक है जिसमें 1600 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1700 रुपये का पहला टारगेट, 1800 रुपये का दूसरा टारगेट। इसके अलावा बाकी तीन स्टॉक्स जो पहले से रिकमेंडेड है, इन्फोसिस, एम्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम, इनमें तो अभी भी खरीदारी की राय बरकरार है। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो हमने ब्रेड्स भी काफ़ी मजबूत बनती हुई दिखी। जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट सारे सेक्टर हरे निशान के साथ बंद हुए। तो NSE पर हमने देखा करीब करीब 1400 शेयर ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ बंद हुए और 1200 शेयरों में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो करीब 450 अंकों का उछाल देखा। स्मॉल कैप इंडेक्स 100 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन दिन के दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई लेवल भी टच किया था। 56,066 का जो लेवल है वो दिन के दौरान बना, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। और मिड कैप इंडेक्स की भी बात करें, जहां क्लोजिंग हुई है वो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से, जो कि 59,290 का है, वहां से महज 350 अंक की दूर है। 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी है। तो उस लिहाज से मिड कैप स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में तेज़ी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो इसमें सर कुछ न्यूज़ फ्लो वाले काउंटर्स की बात करें, इसी स्पेस में छोटे मोटोले काउंटर्स में, उसमें मामा अर्थ यानी कि होनासा की बात करें, आरती ड्रग्स जहां पे बायबैक का ट्रिगर था, 10% ऊपर बंद हुआ। जाइडस लाइफ हालांकि खराब खबर थी, यहाँ पे कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई। GSPL में एक बड़ा मूव कल के सेशन में हमने आता हुआ देखा है। इसमें हम चाहें तो शिल्पा मेडिकेयर को भी ऐड कर सकते हैं। इनके लिवर की दवा है, उसका जो ट्रायल है इन्होंने पूरा किया है। तो ये ट्रिगर्स हैं जो कि स्टॉक्स के साथ प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ओवरऑल देखा जाए बहुत ही मजबूत एक टेरिटरी में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो सर इनके अलावा भी? देखिए संदीप जी, 14 अगस्त को उसके आसपास मैंने क्लियरली कहा था, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स है वो 20 डे मूविंग एवरेज केवल 25% स्टॉक रह गए हैं, और यहाँ से जगह बचती है ऊपर जाने के लिए 80-85% तक, और नीचे आने जगह बचती है 5% 20 तक। तो हम वहां से चढ़ते हुए 86% तक आ चुके हैं। तो यहाँ से अब जगह ऊपर जाने की बचती है 4% यानी 90 तक, और पुल बैक के लिए हम 50% के आसपास आते हैं, तो 30-35% नीचे की जगह बचती है। तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सेलेक्टिव काउंटर्स रखिएगा, जिनमें आउट परफॉर्मेंस है, केवल उन्हीं में ट्रेड कीजिएगा। जो इजी मनी वाली रैली थी वो निकल चुकी है, अब हार्ड मनी वाली रैली आएगी। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। जो स्टॉक्स के नाम आपने लिए हैं उसमें से हुनासा, हमने कल अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था सुबह 9:23 पे, 492 पे। हमको लग रहा था कि यहाँ पे स्टॉक में 650 तक की रैली डेवलप होती हुई दिख रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म हमने 9% ऊपर का टारगेट दिया था, जो हमको लग रहा था कि 5 से 8 दिन लगेगा, लेकिन इंट्राडे कर गया था। बट अभी भी यहाँ पे स्टॉक में तेजी लग रही है। आइडियल लेवल्स पे आगे क्लोज हुआ है, करंट मार्केट प्राइस 506 के आसपास स्टॉक को बाई कर सकते हैं। नीचे 485 का क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ऊपर में 650 तक का टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। इस स्टॉक में IPO
ब्रेकआउट बना है 170-75 दिन का। तो जितने भी नाम आपने लिए हैं उसमें हुनासा कंज्यूमर सबसे अच्छा लग रहा है, वहां पे ब्रेकआउट भी आया और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। ओके, जाइडस लाइफ पे कोई एक आपकी रिकमेंडेशन सर, गिर के बंद हुआ था कल के सेशन में। देखिए जाइडस लाइफ में एक फ्लैगिश एक्शन था जिसका ब्रेकडाउन आया है। 20-50 डे मूविंग एवरेज दोनों को इसने बड़े गैप के साथ तोड़ा है। आज का वॉल्यूम अगर देखें तो 300%, सॉरी कल का वॉल्यूम अगर देखें तो 300% राइज हुआ है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, यानी ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है। पैटर्न का फेलियर है बुलिश पैटर्न का, और बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है। तो स्टॉक में नीचे 890 से 900 रुपए तक की डाउन मूव आती हुई दिख रही है, और लगभग यही टारगेट 890 से 900 का एक रिपोर्ट आई है उसमें भी आया है। तो मुझे 900 रुपए तक डाउन साइड आती हुई दिख रही है जाइडस में। ओके, तो जाइडस में 900 रुपये तक की तैयारी हो रही है, लेकिन जिन स्मॉल कैप मिड कैप में तेज़ी हो रही है उसमें हुनासा कंज्यूमर हो सकता है 650 रुपये तक जाता हो देखे। 485 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं और कुछ सेक्टर स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जहाँ पे आज या फिर इसी हफ्ते पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। ब्रोकरेज स्टॉक्स में हमने देखा सर काफ़ी मजबूत एक्शन बनता हुआ दिखा है, तो उसमें आप चाहे जेएम फाइनेंशियल देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल देख लीजिए, इसके अलावा एंजल वन की बात कीजिए तो बहुत ही स्ट्रांग है। ईडलवाइज में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। कल के सेशन में हालांकि बीएसई ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जब भी ब्रोकरेज स्टॉक्स में एक्शन बनता है तो बीएसई भी उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है। तो ब्रोकरेज स्टॉक्स में ऐसा क्या हो रहा है सर, ये रेट कट की होप्स ही इनको फ्यूल कर रही है? कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो? देखिए संदीप जी, मेरे हिसाब से ब्रोकरेज स्टॉक्स को जो चीज फ्यूल कर रही है वो है सेबी का थोड़ा सा ठंडा हो जाना। जो सेबी बहुत एक्टिवली कह रही थी कि 20 लाख के लॉट साइज कर देंगे और थोड़े स्ट्रिक्टर रूल्स लाएंगे और ये सारी चीजें, वो जो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट में सेबी चीफ का नाम आया उसके बाद से सेबी थोड़ा सा बैकफुट पे है इन सारी चीजों को। तो ब्रोकर्स को वापस दिख रहा है कि वॉल्यूम में जो डेंट आ सकता था वो नहीं आएगा, बल्कि अब यहाँ से वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि अगर लॉट साइज 8 लाख के आसपास रह जाती है तो मार्केट कंफर्टेबल है इसके साथ ट्रेड करने में, और वॉल्यूम्स ऑन द राइज हैं। तो वहां से अर्निंग्स की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और जिस हिसाब से मार्केट मेच्योर हो रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो इनकी अर्निंग्स कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है। एंजल वन के अगर आप रिजल्ट देखेंगे बहुत बेहतरीन आए हैं, एडलवाइस के रिजल्ट आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन आए हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, एडलवाइस हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था 2-3 दिन पहले, जिसका टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो एडलवाइस में हमें वापस से ब्रेकआउट दिखता है। पिछले ट्यूसडे हमने 9750 में बाई दिया था, फ्राइडे को टारगेट अचीव हुआ था। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि हमारे क्लाइंट्स इसमें अभी भी कुछ हद तक लॉन्ग हो सकते हैं एडलवाइस में। तो हमें एंजल ब्रोकिंग का चार्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ से 200 से 300 रुपए की अपसाइड के लिए एडलवाइस में हमारे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है, बट एडलवाइस में यहाँ से 20-22 रुपए की अपसाइड दिख रही है। मोतीलाल और आनंद राठी ये थोड़े से ओवर स्ट्रेच दिख रहे हैं, तो मैं इनको अवॉइड करके चल रहा हूँ। तीसरा काउंटर है जेएम बीएसई। फाइनेंशियल है, एडलवाइस है और एंजल वन है। ये 3 काउंटर्स हैं जो हमें टॉपिक में दिख रहे हैं। ओके, तो आप पहले तो कह रहे हैं कि मोतीलाल और आनंद राठी आपको स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं, इनको अवॉइड कीजिए। ईडल वाइज में 20 से 22 रुपये की अपसाइड है, और एंजल वन में भी 200 से 300 रुपये की अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। एंजल वन कल भी काफ़ी स्ट्रांग था, और 200 से 300 रुपये की बात अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से अच्छे खासे गेंस एंजल वन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो सेबी का ठंडा होना इनके लिए एक राहत की बात ज़रूर देखने को मिल रही है। सर 1 महीना हो चुका है बजट से, बजट के अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि 23 जुलाई को बजट आया था, हम 26 अगस्त पे पहुंच गए हैं, 27 अगस्त पे। तो उस हिसाब से आपने तो बजट से पहले कहना शुरू कर दिया था कि पीएसयू शेयरों को बेच दीजिए, बजट के बाद बड़ी गिरावट हो सकती है। वैसा हुआ भी, हूबहू हमने गिरावट बनती हुई दिखी है। कल भी कुछ शेयर ऐसे हैं, मजगांव डॉक ले लीजिए, आप हुडको ले लीजिए, कल यहाँ पे भी गिरावट हुई है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं पीएसयू स्पेस में जहाँ पे अब कुछ साइंस खरीदारी के आने लगे हैं। उसमें आप एनएमडीसी देखिए, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी की बात कीजिए। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं, उसमें आप चाहें तो गेल को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक है जो कि अब खरीदारी की लिस्ट में वापस आना शुरू हो चुके हैं। आपका व्यू अभी भी इंटैक्ट है सर, पीएसयू नहीं लेने हैं? संदीप जी, पीएसयू में 2 अलग अलग सेक्टर हैं जहाँ पे 2 अलग अलग मेरी राय है। अगर आप डिफेंस, रेलवे
और ये मैसडॉक और ये शिपिंग वाली कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आउटराइट सेल की सलाह दे रहा हूँ। किसी भी तरह की पुल बैक आती है सेल कर लीजिए। जहाँ पे मैं पीएसयू में बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ और आपकी अब वॉच लिस्ट में होना चाहिए, वो है मेटल सेक्टर से पीएसयू में नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, सेल हो गया, फार्मा सेक्टर से जीएनएफसी, जीएसएफसी, और बाकी सॉरी फर्टिलाइजर सेक्टर से जीएनएफसी और ये वाले काउंटर्स। इसके अलावा मेटल में एनएमडीसी, ये भी अच्छा लग रहा है। ऑयल एंड गैस स्पेस से ओएनजीसी कल भी हमने अपने क्लाइंट्स को और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंड किया है। इसके अलावा गेल भी हमको अच्छा लग रहा है। तो ऑयल एंड गैस, मेटल और फर्टिलाइजर, ये तीन है जहां पे पीएसयूज में अच्छी रैली डेवलप हो सकती है। तो पीएसयू में अपने आप में चर्निंग हो रही है, जो पीएसयू फंड्स लॉन्च हुए थे उनमें चर्निंग हो रही है। वहां पे रेलवे और आपके डिफेंस काउंटर्स में सेलिंग आ रही है। ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर और मेटल काउंटर्स में बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो आपको भी अब उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। इन काउंटर्स में अगर बाइंग देखेंगे तो कुछ अपसाइड बन सकती है। ओएनजीसी हमने अपने क्लाइंट्स को और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंड किया है। ओएनजीसी 354 355 जाता हुआ दिख रहा है। ओएनजीसी में आप कह रहे हैं 354 355 तक के टारगेट, लेकिन ओवरऑल चर्निंग हो रही है पीएसयू स्पेस में, ये क्लियर है। डिफेंस रेलवे में पीएसयूज में खासतौर पे कोई भी पुल बैक आता है इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए, ये राय है फिलहाल। और ऑयल एंड गैस, मेटल और फर्टिलाइजर के जो पीएसयूज हैं जो चर्निंग का फायदा इनमें अब बाइंग के तौर पे आ रहा है, इसमें आप नैल्को, सेल, जीएनएफसी, जीएसएफसी, एनएमडीसी, ओएनजीसी, गेल, ये 7 शेयर हैं जिनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 354-55 की तैयारी ओएनजीसी में होती हुई नजर आ रही। तो ये आपका 360 डिग्री पीएसयू का कवरेज हो गया। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो में भी सर मैं ऑटो एंसिलरी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन ज़्यादा देखने को मिला है, तो ऑटो से ज़्यादा अब ऑटो एंसिलरी में एक्शन दिख रहा है। कल के गेनर्स की बात करें, भारत सीड्स, स्वराज इंजन, मुंजाल ऑटो, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये तो इनफैक्ट 3-4 दिन से चल रहा है, और सोना बीएलडब्ल्यू, इनमें भी काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो जितना भले लैकलस्टर हो या जैसा भी मूव दिखा रहा हो, लेकिन ऑटो एंसिलरी में कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स के अलावा या फिर इन्हीं स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो सर, जिनमें अभी भी आपको लगता है कि अपसाइड की गुंजाइश है? देखिए मुंजाल मुंजाल ऑटो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने क्लाइंट्स को इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं। यहाँ पे अब वीकली चार्ट पे देखें तो एक बड़ा कप हैंडल पैटर्न का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ये स्टॉक आपको बड़ा सस्ता मिल रहा है। लगभग लगभग अगर देखें यहाँ पे वीकली चार्ट में तो 33 हफ्ते हो चुके हैं जहाँ बेस डेवलप हुआ है। और मंडे के सेशन में, कल के सेशन में प्राइमरी ब्रेकआउट आया है। अगर 114 115 के ऊपर फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो स्टॉक में 160 165 तक की अपसाइड मिल सकती है। केवल 1123 करोड़ का मार्केट कैप है, 25% फ्री फ्लोट है, यानी 400 450 करोड़ के आसपास का फ्री फ्लोट है। इस स्टॉक में 40 से 50% की अपसाइड अगर बनती है तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट नहीं होगा। पिछले 4 क्वार्टर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, तो इस वजह से फंड का एक्शन भी आना चाहिए। और जिस हिसाब से नीचे स्तर से बाइंग आई है, मोस्ट लाइकली आप जब अगले क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा म्यूचुअल फंड इसमें आपको होल्डिंग के मतलब उसका नाम दिख जाएगा एज ए शेयर होल्डर। तो मुझे यहाँ से 160 165 तक की अपसाइड दिख रही है। केवल 114 रुपए के ऊपर सस्टेन करे तो इसमें बड़ी अपसाइड ओपन अप होती हुई दिखेगी। तो मुंजाल ऑटो आपको करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव बाई करके रख लेना चाहिए। मोमेंटम चाहते हैं तो 114 के ऊपर बाई करें, बट मेरा सजेशन है कि आपको करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव बाई करके चलना चाहिए। प्रीएम्प्टिव बाय कर लें, लेकिन कितना होल्ड करना होगा सर? ड्यूरेशन क्या होगी? देखिए 400 करोड़ का फ्री फ्लोट है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसे स्टॉक में अगर 50-60 करोड़ रुपए की भी बाइंग आती है किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा तो स्टॉक में 20% की अपसाइड लगभग 5 से 8 सेशन में बन जाती है। फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम बाई करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप 2 से 3 महीने स्टॉक को समय दें। हाई लाइकली 160 165 मिल जाएगा, मिलना उसके पहले चाहिए। बट थोड़ा सा क्या होता है, इम्पेशेंट ना हो, 2 से 3 महीने का आराम से समय दें। हो सकता है कि बीच में कंसोलिडेट करने लगे स्टॉक, तो 2 से 3 महीने का समय देके चलें। ठीक है, प्रीएम्प्टिव बाइंग की राय है यहाँ पे। 115 आने का वेट ना करें, अभी से खरीदारी करें। 160 165 2 से 3 महीने का समय अगर आप देंगे तो मुंजाल ऑटो के स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। किसी बड़े फंड हाउस की ओर से खरीदारी की खबरें कभी भी आ सकती हैं, ऐसी एंटिसिपेशन में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। एनबीएफसी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि सर कुछ रैली अब बननी शुरू हो चुकी है। होम फर्स्ट फाइनेंस हुआ, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हुआ, एम&एम फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व, ये कल के गेनर्स की लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। तो एनबीएफसी शेयरों में कोई ऐसा स्टॉक जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी खरीदारी के मौके हैं? देखिए एक होम फर्स्ट करके शेयर है एनबीएफसी में, इसमें ब्रेकआउट बनना है। कल के सेशन में
वीकली चार्ट पे इसने पुल बैक लिया और अब फॉलो थ्रू मूव दे रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक 1160 और 1200 रुपए तक आ सकता है। बट सेफर बेट अगर प्ले करना है तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, सेल्स ईपीएस दोनों ग्रोथ है चोलामंडलम फाइनेंस में। और एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना है, वीकली चार्ट पे 4 नैरो टाइट क्लोजिंग हो चुकी है। कल ओपन लो के साथ चला है, तो मुझे हाई लाइकली है कि ये वीक जो हम खत्म करेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे करना चाहिए। तो 1460 1470 करंट वीक का टारगेट लग रहा है, और 2 से 3 हफ्ते का टाइम देते हैं तो 1500 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो टॉप पिक हमारी चोलामंडलम फाइनेंस है। थोड़े छोटे काउंटर में जाना है तो होम फर्स्ट पे जा सकते हैं। आउट ऑफ द टू, चलिए, तो एनबीएफसीज में होम फर्स्ट फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये दो स्टॉक्स हैं जो कि इनको अच्छे लग रहे हैं। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट बड़े स्टॉक्स में जाएंगे तो ये टॉप पिक है। 1500 रुपये तक भी ये स्टॉक अगले कुछ हफ्तों में जाता हुआ नजर आ सकता है। सर, आप कुछ कह रहे थे दोनों में से किसी एक के बारे में? देखिए, दो में से कोई एक स्टॉक अगर चुनना है तो मैं चोलामंडलम फाइनेंस चुनूंगा, क्योंकि वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा राइज हुआ है। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो एनबीएफसीज में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और होम फर्स्ट फाइनेंस, इनमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक स्टॉक जिसमें सर मूव आना शुरू होता है, कोई ना कोई ख़राब खबर आ जाती है, और वैसे ही कुछ रुझान हम देख भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम के शेयर की। और कल भी यहाँ पे खबर आई, दिन के दौरान खबर आ गई थी मार्केट आज के दौरान ही, कि यहाँ पे एक शोकोज नोटिस विजय शेखर शर्मा जी को सेबी की ओर से दिया गया है। कुछ इन्होंने आईपीओ या आईपीओ के समय या उससे पहले ही कुछ हाइड्स किए हैं, कुछ फैक्ट्स, और वैसे कुछ आरोप इनके ऊपर लगे हैं, क्योंकि इनकी 9% के आसपास की होल्डिंग है, जिस वजह से ये प्रमोटर में क्लासीफाई नहीं होते हैं। लेकिन आईपीओ से पहले ही कुछ हिस्सा इन्होंने अपनी होल्डिंग या फैमिली ट्रस्ट किसी कंपनी को बेचा था, जिस वजह से इनके जो होल्डिंग स्ट्रक्चर में 9% की जो नंबर है वो दिखता है। लेकिन अपने आप को ये प्रमोटर क्लासीफाई नहीं करते हैं, और ईसॉप के लिए भी ये क्लासीफाई होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेबी की ओर से हाईलाइट की गई हैं। हालांकि जांच में क्या डिटेल्स निकल के आती हैं वो देखना बाकी है। 9% तक दिन के दौरान ये शेयर लुढ़क गया था, 4.5% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई है। 505 दिन का लो था सर, 500 रुपये का लेवल इसने नहीं तोड़ा है। अगला अहम सपोर्ट स्तर क्या है? जिनके पास है सर, उनके लिए क्या लेवल आप सुझाएंगे स्टॉप लॉस के तौर पर? देखिए संदीप जी, इसमें एक ब्रेकआउट आया था 519 520 की रेंज में। उसी लेवल को स्टॉक ने डिफेंड किया है, वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज भी था। तो स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड बन सकती है, लेकिन जनरली मैं पेटीएम को एडीएजी कैटेगरी में रखता हूँ कि जब भी चलना स्टार्ट करता है कोई ना कोई खराब न्यूज आ जाती है, तो मैं अवॉइड की सलाह ज्यादा देता हूँ। बट अगर आपको ट्रेड करना ही है तो मेजर सपोर्ट्स होल्ड हुए हैं। 500 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ऊपर 599 के लेवल मिल सकते हैं। मेरी तरफ से कंप्लीटली अवॉइड की सलाह है। तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 600 रुपये के लिए बाइंग करनी है सर, आप कह रहे हैं? अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट लेवल्स होल्ड हुए हैं खराब न्यूज के बाद भी। तो स्टॉक में हाई लाइकली है कि आज वीक लॉन्ग्स बाहर हुए हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक है, तो एक बार 600 रुपए तक ये बाउंस बैक कर सकता है। बट मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह है, क्योंकि अगर एक और खराब न्यूज आती है और 500 के नीचे क्लोज करता है तो फिर 15 से 20% की डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिख जाएगी। और 500 के नीचे अगर चला गया तो फिर 20% की और डाउनसाइड यहाँ पे आ सकती है। अगर आप बहुत ही इम्पल्सिव ट्रेडर हैं और आपको ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, तो ही आप पेटीएम के शेयर में एक 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 600 रुपये की अपसाइड के लिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर ख़राब खबर आ गई तो फिर 500 के नीचे और 20% की डाउनसाइड भी खुलती हुई नज़र आ सकती है। कुछ और खबरों वाले शेयरों की बात करें तो कल एनआईआईटी लिमिटेड सर कल स्टार परफॉर्मर था, 20% का ऊपरी सर्किट इसमें लगता हुआ दिखा। रमेश दमानी साहब ने शुक्रवार को इसमें खरीदारी करी, आधे % से ज़्यादा खरीदारी की इन्होंने। और प्रमोटर्स की ओर से भी पिछले गुरुवार को खरीदारी की गई थी, 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। और गॉडफ्रे फिलिप्स में इनकी जो एमडी है उसको लेकर यूएस की एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, उनकी नियुक्ति को लेकर या उनकी नियुक्ति के खिलाफ वोटिंग करने का जो प्रस्ताव है वो दरअसल गॉडफ्रे फिलिप्स में एक जो यूएस की प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है उन्होंने दिया है। तो उस वजह से हमने देखा है दोनों स्टॉक कल लाइमलाइट में थे। दोनों में से कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो सर? देखिए संदीप जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स फ्राइडे से 129 रुपए में एनआईआईटी लिमिटेड पे लॉन्ग है। फ्राइडे 9:23 पे हमने 129 में बाइक कॉल इनिशिएट किया था, जिसका टारगेट 160 रुपए है। तो प्रोबेबली आज के सेशन में जब मार्केट खुलेगा तो 160 के आसपास खुलेगा, हमारा टारगेट डन होगा, हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। शॉर्ट टर्म में तेजी से रनअप हो चुका है, फ्रेश बाइंग की अब सलाह नहीं है। 160 में हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। दूसरा स्टॉक आपने गॉडफ्रे फिलिप्स बोला, ये काउंटर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। 58 डेज का बेस ब्रेकआउट था, 3 दिन की बेहतरीन रैली थी, उसके बाद 4 दिन से फ्लैगिश एक्शन बनाया है। तो इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। आज के सेशन में जब मार्केट ओपन होता है तो बाई कर सकते हैं। एक रिवाइज स्टॉप लॉस जो इस काउंटर में बनेगा वो बनेगा 53.90 का क्लोजिंग बेसिस पे,
और ऊपर में ये स्टॉक जाता हुआ हमको दिख रहा है 6,000 6,050 तक। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए काफी अच्छा है। 200 सवा 200 रुपए की डाउन साइड है, 450 से 500 रुपए की अपसाइड है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। 6,000 6,050 के लिए लॉन्ग करना चाहिए। ओके, तो गॉडफ्रे फिलिप्स में तेज़ी कर सकते हैं। 6,000 6,050 तक की तैयारी ये स्टॉक अप करता हुआ नज़र आ रहा है। आप चाहें तो आज के सेशन में फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पे करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिहाज से सर आखिरी सवाल, कोई स्टॉक जो आपके रडार पे है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो, कुछ ऐसे बढ़िया स्टॉक जो आप चुनकर लाए हैं, हम जैसे आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हो? देखिए संदीप जी, दो काउंटर में आपको बता देता हूँ। दो काउंटर में बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं। पहला है नाइका। नाइका में पूरा बेस ब्रेकआउट आया। 93 हफ्ते का बेस था। लास्ट वीक की कैंडल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कल के सेशन में थोड़ा सा पुल बैक आया है। इस पुल बैक को यूज करना चाहिए बाइंग के लिए। 213 रुपए के राउंड डिप मिल जाती है तो फ्रेश बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में स्टॉक 300 रुपए, 290 से 300 रुपए तक का टारगेट आपको 1.5 से 2 महीने में दिखा देगा। दूसरा स्टॉक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हुनासा। यहाँ पे बहुत बेहतरीन 175 180 डेज का बेस ब्रेकआउट है। कल के सेशन में अगर वॉल्यूम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 2,771% वॉल्यूम राइज हुआ है। ये बहुत बेहतरीन है वॉल्यूम है, यानी ये ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन। मुझे लग रहा है यहाँ पे जब ये डेटा निकल के आएगा तो कोई ना कोई बड़ा फंड एक्शन यहाँ पे जरूर दिखेगा, नेम निकल के आएगा। या तो कोई बड़े इन्वेस्टर ने स्टॉक खरीदा है या कोई बड़े म्यूचुअल फंड ने स्टॉक खरीदा है। तो फंड एक्शन क्लियरली चार्ट्स पे दिख रहा है। अब डिस्क्लोजर में आएगा एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे जब भी अपडेट होगा। तो इस स्टॉक में भी 600 रुपए की इमीडिएट अपसाइड दिख रही है। बल्कि जो बेस ब्रेकआउट है वो स्टॉक अगर 750 से 800 रुपए भी दिखाएगा तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। पहला टारगेट, छोटा टारगेट रखिए 600 रुपए का। 600 रुपए पे वापस मनी नाइन पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। जो भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको सलाह दे देंगे कि अगर रेजिस्टेंस ले रहा होगा तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लेकिन अगर स्लाइस थ्रू करता है 600 को तो फिर ये बहुत आराम से 800 रुपए 850 रुपए स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो होनासा में सर एक तो ये 506 के आसपास से कहाँ खरीदारी करनी है, और एक नाइका का स्टॉप लॉस अगर आप दे पाएं। देखिए नाइका में स्टॉप लॉस 213 के आसपास बाइंग रहेगा। स्टॉप लॉस 190 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा और टारगेट 300 रुपए के आसपास का रहेगा। 290 या 300 कुछ भी पकड़ सकते हैं, वो रेंज पे फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस आ रहा है। और होनासा में कहाँ पे खरीदारी करनी है सर, 506 पे अभी? देखिए करंट मार्केट प्राइस से आज ही मार्केट जब खुलेगा तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कल का लो 474 था, तो 470 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 30 रुपए की आपकी रिस्क आएगी और ऊपर में 600 रुपए पे 90 रुपए का आपका रिवॉर्ड आ जाएगा। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आपका वैसे ही बैठ रहा है। और अगर 600 पार हो जाता है तो फिर 800 850 के टारगेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 470 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। होनासा में 506 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है और 600 750 और 800 रुपये तक के जो स्टॉक लेवल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। नाइका में 213 रुपये के आसपास आपको खरीदारी करनी है। इस केस में 190 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट पहला 290 का, उसके बाद 300 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो 1.5 से 2 महीने में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही आप कह सकते हैं कंजम्पशन रिलेटेड जो प्लेज हैं वो एक्टिव होते हुए नज़र आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना कीमती समय सुबह सुबह हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? वैसे तो आपने कई सारे स्टॉक्स के डिस्क्लोजर दे भी दिए हैं। देखिए संदीप जी, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं ज़्यादातर ब्रेकआउट के आसपास थे और हम ब्रेकआउट स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। रोज के बेसिस पे 7-8 कॉल चले जाते हैं तो हर एक का नाम याद रखना मुश्किल है, बट ब्रेकआउट के अराउंड स्टॉक्स हैं तो हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। हुनासा स्पेसिफिकली कल हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था और नेक्स्ट ब्रेकआउट जब भी बनेगा 1-2 दिन की कंसोलिडेशन लेके तो वापस से रिकमेंड करेंगे। तो हुनासा हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। बाकी स्टॉक्स भी नियर अबाउट ब्रेकआउट हैं तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। विश यू अ वेरी गुड डे सर। सेम टू। थैंक यू। तो क्या खरीदें क्या बेचें में मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे बीच बाजार में। आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स की खबरें लेकर आते हैं, उसका इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, छोटे मझोले शेयरों पे किस तरह का एक्शन देखने को मिला है उस पर भी वो खास तौर पे फोकस करते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा बीच बाजार सुबह 10:30 बजे विवेक मित्तल के साथ। तो उम्मीद करते हैं आज इंडियन मार्केट्स में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए नजर आएंगे। कल हम केवल 36 पॉइंट से चूक गए थे और आज मार्केट में रिकॉर्ड हाइज लगते हैं। आपके लिए भी ये दिन काफ़ी शुभ हो और काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।